क्योंकि साबुन वाले खुद ही कहते हैं 99.9% कीटाणुओं से सुरक्षा। कौन से वालों को, अच्छे वालों को कि खराब वालों को, उन्होंने ये नहीं बताया। अगर किसी के बाल निकल गए थोड़े तो उसके है पॉसिबल ऑफिस से आना? बहुत बढ़िया चीज़ है, मैं आपको करके दिखा रहा हूँ। मुझे 1 साल और आज 20 दिन हो गए हैं साबुन लगाए हुए। और शैम्पू, क्रीम, मॉइस्चराइजर, सनस्क्रीन कुछ भी नहीं? अगर आप ये इन केमिकल्स को लगाते हैं तो आप अपने लीवर को खराब कर रहे हैं। तो फिर इसका अल्टरनेटिव क्या? बहुत सारे लोगों को आपने देखा होगा कि वो बहुत सारी साबुन भी यूज करते हैं, उसके बाद वो डियो भी लगाते हैं बगल में, और उसके बाद भी 2 घंटे के बाद वो कहते हैं यार बदबू आ रही है। पता है ये बदबू कहाँ से आ रही है? कई बार लोग कहते हैं ना मेरा दिमाग खराब हो रहा है, मेरा दिमाग खराब हो गया। मैं कहता हूँ तेरा गट खराब है। गट खराब है। अगर आपने माइंड का इस्तेमाल नहीं किया किसी भी टेक्निक को सीखने में, किसी भी स्किल को सीखने में, तो आपको 10,000 घंटे लगेंगे, और अगर आपने उसको विजुअलाइज कर लिया तो सिर्फ 2,000 घंटे लगेंगे। कौन से फूड ब्रेन के लिए सबसे अच्छा है अगर एक की बात की जाए? फ्रूट्स में जूस निकाल कर पी रहे हो, वो कभी नहीं पीना चाहिए। कई बार आप ऐसे लोगों से मिलेंगे जिनका वेट नहीं घट रहा है, जबकि उन्होंने कैलोरी भी अपनी कम कर दी है। हाई प्रोटीन डाइट खाने से क्या किडनी खराब होती है? अच्छा, हेयर फॉल का आपने मुझे बताया था कि अगर आप ज़्यादा प्रोटीन लेते हो और अगर आपका HCl मतलब जो एसिड वो सही से नहीं निकल पा रहा है तो फिर उसकी वजह से हेयर फॉल होता है। इसके अलावा और कुछ रीज़न है हेयर फॉल के? हेयर फॉल का दूसरा बहुत बड़ा रीज़न है, नंबर 1 वो है ऑटो इम्यून, यानी कि आपने स्ट्रेस ले ली, इधर खाने की स्ट्रेस है या फिर मान लेते हैं यहाँ की स्ट्रेस आ गई दिमाग की। तो जब भी हमारी स्ट्रेस आएगी तो हमारी जो इम्यून सिस्टम है वो 3 तरह से रिएक्ट करेगी, जैसा मैंने बताया। या तो वो सरेंडर कर जाएगी, या ओवर रिएक्ट करेगी, या वो अटैक करेगी। जो तीसरी सिचुएशन है अटैक करना, अगर उसने बालों की जड़ों को अटैक करना शुरू कर दिया तो इसे हम एलोपेशिया कहते हैं। यह आपके बालों के गिरने का दूसरा बड़ा कारण है। और ये बहुत खतरनाक भी है। तो एलोपेशिया को आप समझ लीजिएगा कि आपने अपने इम्यून सिस्टम को पूरी तरह से अटैकिंग मोड में डाल दिया है, जिसकी जिम्मेदारी आपके ऊपर है। एक इम्यूनोलॉजिस्ट ने टेक्निक बनाई है कि अगर आप सिर्फ एक बैठकर आराम से अपने एक मेडिटेशन में चले जाएं और अपने इम्यून सिस्टम को सिपाहियों की तरह देखें जो आपके गार्ड हैं, और अब आप 3 तरह से इस टेक्निक को कर सकते हैं, जो मैं करवाता हूं सभी को, पर मैं बता देता हूं क्योंकि पॉडकास्ट में आ गई तो सभी का फायदा होना चाहिए। अगर आपके पास इम्यून सिस्टम या तो आपका मर रहा है, सरेंडर कर चुका है, या ओवर रिएक्ट करके एलर्जी कर रहा है, या कंफ्यूज होकर मार रहा है, तो आप एक एक्सरसाइज करना शुरू करें और आप रिजल्ट देखना शुरू करें। क्योंकि इम्यून सिस्टम डायरेक्टली आपके थॉट के साथ, न्यूरोपेप्टाइड के साथ जुड़ा हुआ है। जैसे ही आप सोचेंगे वह काम करेगा। तो आप इमेजिन करें बैठकर कि आप एक राजा हैं अपने एम्पायर के, और आज आप अपने सिपाहियों से मिलने जा रहे हैं, आर्मी से मिलने जा रहे हैं। और इमेजिन करें कि कुछ सिपाही ऐसे हैं जो पूरी तरह से सरेंडर करे बैठे हैं, वो अपना काम नहीं कर रहे। ठीक है। इमेजिन करिए कि आप उन्हें समझा रहे हैं, एक हॉल में ले जा रहे हैं, उनको मोटिवेट कर रहे हैं, उनको गले लगा रहे हैं, उनको नई ड्रेस देकर उनको समझा रहे हैं कि उनका एक्टिव होना जरूरी है, और वो समझ गए हैं। अच्छा, आप आगे बढ़ते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं उनमें से, मानो वो अटैक कर रहे हैं एक दूसरे को, आम जनता को मार रहे हैं, अपने अंगों को मारना, यही तो हुआ ना। तो आप उनको भी समझाइए कि आपका यहाँ पर शांत रहना जरूरी है, आप उनको भी मोटिवेट कर रहे हैं, और इमेजिन करिए कि वो आपकी बात मानकर पूरी तरह से एक्टिव पर डिसिप्लिन्ड हो चुके हैं। अब आप पूरी की पूरी इंटरनल आर्मी को देखिए कि जो भी उनके लिए बाहर का कोई भी अटैक है उस पर वो एक्टिव हो रहे हैं, लेकिन वो अपने अंगों को, अपने लोगों को नहीं मार रहे हैं। जब आप इसे बार बार करेंगे तो यह एक इंटेंशन क्रिएट होगी आपके अंदर। बार बार करेंगे तो एक इंटेंसिटी भी क्रिएट हो जाएगी, और आप अपने इम्यून सिस्टम को गाइड कर लेंगे। यह टेक्निक मैं कराता हूं, पर यह मेरी नहीं है, यह मैंने एक बुक से ली थी। यह टेक्निक बनाई गई थी एक साइकोलॉजिस्ट और इम्यूनोलॉजिस्ट के द्वारा, कि कैसे साइकोलॉजी हमारी इम्यूनोलॉजी को बदलती है। और ये एक साइंस भी है, साइको न्यूरो इम्यूनोलॉजी, यानी कि जो हमारे माइंड में घटित होता है वह हमारे नर्वस सिस्टम के द्वारा इम्यून सिस्टम को पूरी तरह से प्रभावित करता है। तो इसका मतलब ये है कि अगर हमें एक गलत मेमोरी हमारे इम्यून सिस्टम को बर्बाद कर सकती है, तो एक अच्छा थॉट, एक अच्छी कमांड, एक अच्छा विजुअलाइजेशन हमारे नर्वस सिस्टम से वही मैसेज हमारे इम्यून सिस्टम को भी तो दे सकता है, एंड यू कैन यूज इट। ओके। अब अगर किसी के बाल निकल गए थोड़े तो उसके है पॉसिबल ऑफिस से आना? बहुत बढ़िया चीज़ है, मैं आपको करके दिखा रहा हूँ। मैं आपको अब यहाँ पर कई लोग कहेंगे ये पॉसिबल नहीं है,
लेकिन मैं ऐसे कई लोगों को बता सकता हूँ जिन्होंने पॉसिबल कर लिया है। ठीक है ना। मेरी एक स्टूडेंट है, शी इज ए ट्रेनर एंड शी लिव्स इन त्रिवेंद्रम। ठीक है ना। तो उनके जब उन्होंने मेरे साथ एक शुरू की NLP, तो उन्होंने कहा कि राम सर, मेरा बेटा ये कहता है कि मम्मी तुम तो एक दिन पूरी तरह से गंजे हो जाओगे, कितने बाल बिखरे रहते हैं। एंड विद इन 1 वीक सडनली शी फाउंड द चेंज। अच्छा। और जब वो मुझसे मिलने आए अभी करीब 2 महीने पहले दिल्ली में, तो सब लोगों ने, बाकी लोग जानते थे, तो उन्होंने कहा कि नाउ यू कैन बिकम द मिस हेयर इवन। हाँ, वो तरीके मैं बताता हूँ। सिंपल सी बात यह है कि आप अपनी इम्यून सिस्टम को, जो टेक्निक मैंने बताई है, सबसे पहले आप शेयर इस तरह से करिए। ठीक है। दूसरी बात है, आपकी ग्लैंड्स जो हैं वो आपके हर एक थॉट को सुनती हैं। ओके। तो और ग्लैंड्स जो है वो हार्मोन क्रिएट करके आपकी हर एक सेल को इंफॉर्मेशन देती है कि तुम्हें ये करना है। मान लेते हैं मेरे सामने शेर आ जाए, कोबरा आ जाए, इमीडिएटली मेरा ब्रेन मेरी बॉडी की एक एक सेल को कहेगा कि भागो भागो। ठीक है ना। हम भागेंगे। ठीक है ना। यानी कि हर मोमेंट पर आपकी जो हार्मोनल स्थिति है वो बदल रही है, और उसी को आपकी सेल सुनती हैं। तो आप ये भी तो इमेजिन कर सकते हैं आंखें बंद करके कि एक बार फिर आप इंटरनल वर्ल्ड में अपनी हीलिंग पावर को, अपने इम्यून सिस्टम को, अपनी बाकी हीलिंग सिस्टम को आप कह रहे हैं कि नाउ यू जस्ट एक्टिवेट द जो हेयर रूट्स हैं उनको एक्टिवेट कर रहे हैं। और इमेजिन करो वो एक्टिवेट होकर अपना काम पूरा कर रही हैं। दूसरा काम क्या करा है कि जब आपके बाल गिरे थे, तो इस वर्ड में हिप्नोसिस छुपी हुई है। आप बार बार एक वर्ड को यूज कर रहे हैं, हेयर फॉल हेयर फॉल हेयर फॉल। ठीक है ना। तो दिमाग के अंदर एक पिक्चर बनती जा रही है हेयर फॉल। तो यानी कि ऐसा लग रहा है कि एक हेयर यहाँ से था, वो निकल कर गिर पड़ा। तो ये इंफॉर्मेशन आ रही है कि वो एक कहीं पर था। ठीक है ना। वो ग्रिप ढीली हो गई, उसमें से बाल निकल गया। अब इसको आप रिवाइंड कर दीजिएगा, इस प्रोसेस को रिवाइंड कर दीजिएगा, नहीं तो ये हेयर फॉल चालू रहेगा, क्योंकि माइंड के अंदर तो पिक्चर बैठ गई जो तुम्हें नहीं पता था, पर मैंने आज बता दी। अब आप इमेजिन करना शुरू करें कि वो जो हेयर गिर रहे थे वो वापस आकर लग रहे हैं, वो टाइट हो रही है। ठीक है ना। और उन्होंने ढीला क्यों किया था? क्योंकि इम्यून सिस्टम ने उसको अटैक किया था, वो अटैक बंद हो चुका है। और जो रेड ब्लड सेल्स हैं, इसको वो न्यूट्रिएंट नहीं दे रही, वो न्यूट्रिएंट दे रहे हैं। आप इसे जब करते हैं तो यहाँ पर फंक्शनल न्यूरोप्लास्टिसिटी काम करती है। नहीं तो अभी लोग कहेंगे इसमें क्या साइंस है? भाई साइंस भी बता देता हूँ। फंक्शनल न्यूरोप्लास्टिसिटी, किसी भी चीज़ को जब आप इमेजिन करते हैं, अगर वो एक नेचुरल प्रक्रिया आपकी बॉडी की अगर रही है, तो वह उसे दोबारा गेन कर सकती है। अच्छा। मैंने एक ऐसे आदमी को हेल्प किया है जिसको डॉक्टर ने कहा कि तुम्हारी कभी स्मेल वापस नहीं आएगी। कमाल की बात थी, वो भी एक BMS डॉक्टर थे। मेरे परिवार के थे। गांव में उन्होंने कहा कि ऐसे हो गया। मैंने कहा यार ये तो वापस आ जाएगी। पहले तो थी ना तुम्हें स्मेल। कहता ये भी कोई बात है, मैं तेरे साथ तो खेला करता था, स्मेल थी, लेकिन अब नहीं रही, क्योंकि मैंने कुछ एक दवाइयां खाई और उसकी ये साइड इफेक्ट, सूंघने की क्षमता, कुछ भी सूंघने की क्षमता खत्म होगी। अच्छा। तो कहता मुझे तो ऐसा लगता सब मिट्टी है। अच्छा। कोई खुशबू ही नहीं है। तो उसने कहा कि मेरी स्मेल चली गई है। मैंने कहा ये तो वापस आ सकती है। तो उन्होंने कहा क्या तुम इतने बड़े डॉक्टर हो गए? मैंने कहा मैं डॉक्टर हुई नहीं। मैं एक बिलीफ को लेकर चलता हूँ। और मैंने न्यूरोप्लास्टिसिटी पढ़ी है जो डॉक्टर पढ़ाते हैं। तो मैंने उनको कुछ नहीं करा। मैंने उनसे एक बैठा के गाँव में उनके लिए एक विजुअलाइजेशन मैंने रिकॉर्ड कर दिया। और मैंने उसमें यही कहा कि इमेजिन करो कि आपकी जो इंटरनल शक्ति है, जो पहले जिसने आपकी स्मेल को पूरी तरह से एक्टिवेट कर रखा था, वो एक सो गई है। इमेजिन करो, और वो अंदर आपके महामानव है, उसे जगा रहे हो, और वो इमीडिएटली एक कमांड दे रहा है आपके ब्रेन को, और आपका ब्रेन आपकी नाक की सेल्स को एक्टिवेट कर रहा है। इस तरह से मैंने एक विजुअलाइजेशन बनाया, जो मैं विजुअलाइजेशन बनाता रहता हूँ। हर एक चीज़ के लिए मैं बना लेता हूँ। आप यकीन नहीं करेंगे, उस आदमी ने ये सोचते हुए कि चलो करके देखते हैं, एक दिन मुझे करीब 3 महीने बाद फ़ोन किया। उसने कहा कि यार तुम्हें एक बात बताना चाहता हूँ। और कैसे बताऊँ? मैंने कहा हाँ बताओ। उसने कहा कि मुझे हर चीज़ की खुशबू आने लगी है। क्या बात है। इवन जीरे की खुशबू आ रही है, अमरूद की खुशबू आ रही है, यार छोटी छोटी चीज़ों की खुशबू आ रही है। ये भी नहीं कि मुझे बहुत बड़ी डियो की खुशबू आ रही है, मुझे मिट्टी के तेल की, केरोसिन की खुशबू आ रही है। मुझे तो ऐसा लग रहा है यार ये कैसे पॉसिबल हो गया। मुझे तो ये बताया गया था बड़े डॉक्टर्स के द्वारा कि ये तो कभी नहीं आएगा, पर मैं जानता था कि फंक्शनल न्यूरोप्लास्टिसिटी और विजुअलाइजेशन का एक कॉम्बिनेशन हमारी लाइफ को बदल सकता है। ओके। तो ये पॉसिबल है, बशर्ते कि आप प्रॉपरली उसको एक बार ट्राई करना शुरू कर। और मैं कहता हूँ कई बार लोगों से यार ट्राई करने से कुछ नहीं जा रहा ना। भाई स्मेल तो चली गई, एक बार कोशिश करके देख लेते हैं, मैजिक तो हो सकता है ना। और मैजिक तो हमेशा होते हैं ना। तो विजुअलाइजेशन के थ्रू हेयर की रीग्रोथ की जा सकती है। आपने विजुअलाइजेशन की यहाँ पर बात की,
भाई मैंने तो कर ली है, हाँ। मैं तो हमेशा। अच्छा, आपके भी मतलब मेरा खेती तो साफ हो रही थी पहले? मेरा तो YouTube पर भी मेरे इतने एडमिशन उसी एक वीडियो से हो जाते हैं जिसमें मैं कहता हूं भाई आपने हेयर ग्रोथ को दोबारा ले लो। तो लोग कहते हैं कि सर मैंने 15 दिन सुना आपका एंड सडनली आई फाउंड कि मेरा तो कोई बाल ही नहीं गिर रहा, वो तो सब रादर बड़े होने लगे। तो वी टुक द एडमिशन इन फॉर फर्दर कोर्सेज। तो हेयर फॉल ऐसा नहीं है कि आपकी एज बढ़ रही है, टीनेज के बाद में आप यंग हो रहे हो, तो ये नेचुरल नहीं है एक तरह से किसी की? देखिए एक टाइम के बाद तो हमारी सभी सेल्स कमजोर भी होती हैं। वो कौन सा तो टाइम एक है? प्रोसेस है, वो वो तो एक टाइम ग्रेसफुल कौन सा है? प्रोसेस है। भाई मैं ये थोड़ा है कि मैं बुढ़ापे को हाँ। एंटी एजिंग जरूर कर रहा हूँ, पर मैं बुढ़ापे को थोड़ा ही रोक पाऊंगा, लेकिन राइट टाइम पर होना चाहिए। Yes, अब yes. 65 साल की उम्र में ये बाल मेरे नेचुरल है। भाई कलर थोड़ा सा मैंने लगाया हुआ है जो मेरी प्रोफेशनल डिमांड है। हाँ। बाकी मेरी एनर्जी तो 20 वाली है, जैसे आई फील लाइक एज इफ आई एम 20। मैंने जब योगा करा था मैंने कल भी 44 सूर्य नमस्कार लगाए हैं। उससे पहले मैंने दौड़ भी लगाई है, ठीक है ना। और उसके बाद मैंने शवासन भी किया, उसके बाद मैं 4 घंटे पढ़ा भी हूँ, ठीक है। तो मेरा कहने का मतलब है कि आपकी बॉडी तो आपकी कमांड के साथ जीती है। ओके। तो आपका पुराना कोई सा फोटो है जहाँ पे आपके बाल कम हो और आपने रीग्रोथ किया वैसा ट्रांसफॉर्मेशन, या फिर आपका पुराने फोटो तो अब ये देखिए 1993 के कोई फोटो तो अब है नहीं। अच्छा, ठीक है ना? ठीक है। लेकिन अगर आप मेरे बैकग्राउंड में जाएं, किसी भी पूछें तो वो यही कहेंगे ये सबसे बीमार बच्चा था आपके गांव का, ठीक है ना। बचपन के ट्रॉमा थे जिसके कारण मुझे माइग्रेन बहुत रहता था। माइग्रेन की वजह से मेरी MSc छूटी थी, पेप्टिक अल्सर हो गया, फिर र्यूमेटॉइड अर्थराइटिस हो गया। ऑटो इम्यून तो होती है ना। मुझे तो एक डॉक्टर ने ये भी कहा था कि तुम खड़े भी नहीं हो पाओगे कुछ साल बाद, कुछ महीनों के बाद, जिस तरह से तुम्हारे ये पैर सूजने लगे हैं। RA फैक्टर बढ़ रहा है। अच्छा। लेकिन तभी मुझे पता चला था कि NLP और सबकॉन्शियस रीइम्प्रिंटिंग के द्वारा आप एक बार फिर मैजिक कर सकते हो। ओके ओके। तो स्ट्रेस ही सबसे बड़ा कारण है। सदगुरु से भी किसने पूछा था कि हेयर फॉल के लिए कुछ बताओ, तो लेकिन अगर आप अपना दिमाग को ठंडा रखोगे तो शायद हेयर फॉल नहीं होगा। तो उसने कहा शायद कि वेल जनरली नहीं होता। एक काम कब से भी करके देख सकते हैं ना। एक आप अपने गट को खराब ना करें। हाँ, गट को, वो तो एक पॉइंट हो गया हमारा। हाँ। एक तो गट को खराब ना करें। हाँ। ऑटोफैगी करते रहें, जो मैं कर रहा हूँ, ठीक है ना। और ऑटोफैगी विजुअलाइजेशन नहीं, आप कह सकते हैं इंटरमिटेंट फास्टिंग। अच्छा, फास्टिंग। ओके। इंटरमिटेंट फास्टिंग से बहुत फायदा मिलता है आपकी, क्योंकि जो आपकी डैमेज्ड सेल पड़ी हैं उन्हें आपकी बाकी सेल्स खा लेंगी, जो आप हेल्दी सेल्स हैं। तो दूसरा एक है कि जो भी आप विजुअलाइज करते हैं तो यहाँ पर फंक्शनल न्यूरोप्लास्टिसिटी को समझने की कोशिश करिएगा। हमारे ब्रेन के पास एक खास बात होती है, उसे हम न्यूरोप्लास्टिसिटी कहते हैं। उसमें भी 3 तरह की होती है, केमिकल, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल। तो फंक्शनल न्यूरोप्लास्टिसिटी को पढ़िएगा। इसे साइंटिस्ट और डॉक्टर्स पढ़ाते हैं, पर इसके ऊपर काम कोई नहीं करता। मान लेते हैं सब्जेक्ट की तरह पढ़ा और ख़त्म कर दिया। मैं इसका प्रयोग करता हूँ। अगर किसी आदमी को पैरालिसिस हो जाती है और उसका एक साइड मर जाती है कई बार, यानी कि उसका हाथ राइट वाला काम नहीं करता, ठीक है ना। क्यों नहीं काम करता? क्योंकि इस राइट वाले हाथ काम को करने वाली जो नर्वस सिस्टम का डिपार्टमेंट था, जहाँ से ये कंट्रोल हो रही थी, वह बर्स्ट हो गया या वो खराब हो गया। अब यहाँ से कोई इन्फॉर्मेशन यहाँ नहीं जा रही है, इस तरह से ये मर जाता है। लेकिन फिर क्या करता है एक फिजियोथेरेपिस्ट, कि इस हाथ को बार बार घुमाता है, बार बार घुमाता है, बार बार घुमाता है, 2, 4, 6, 8 महीने तक इसकी प्रैक्टिस करता है, और फिर अचानक ये काम करने लगता है। लेकिन वो पार्ट तो खत्म हो गया, फिर ये काम कैसे कर रहा है आपकी मेमोरी पर? तो यहाँ पर फंक्शनल न्यूरोप्लास्टिसिटी ये कहती है कि जब आप इस काम को बार बार कर रहे हैं फिजिकल लेवल पर, तो ब्रेन ये मानता है कि इसके लिए ये एक्शन होना जरूरी है, तो मैं एक नया डिपार्टमेंट अलॉट कर देता हूँ। तो वो नया डिपार्टमेंट कहीं और अलॉट कर दिया, जो अब इसकी मेमोरी को या इसके फंक्शन को मेमोराइज कर चुका है। इसे हम न्यूरोप्लास्टिसिटी कहते हैं। अब आपका अगला सवाल होगा कि ये तो सिर्फ और सिर्फ फिजिकल वे में ही हो सकता है, तो बालों को क्या लगाया? नहीं। याद रखिएगा, अगर आप किसी भी चीज़ को बार बार विजुअलाइज करते हैं तो ब्रेन उसको उसी तरह से लेता है जैसे वो रियलिटी में चल रहा हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप ब्रेकिंग द हैबिट ऑफ बीइंग योरसेल्फ किताब पढ़ें, जो डॉक्टर जो डिस्पेंजा की, तो उन्होंने लिखा है कि 100 बच्चों को कैशियो सिखाया गया, सारे गामा पादा निसा सा नि धा पा मा गा रे सा, लेकिन 50 को कैशियो दिया गया सचमुच में, और सिर्फ 50 को विजुअलाइज कराया गया। यानी कि 50 के पास कैशियो था और 50 के पास कैशियो नहीं था, कोई हारमोनियम भी नहीं था। मतलब वो एक बस सिर्फ उनको बताया गया था कि साइज से बजना, रे ऐसे, अच्छा, ठीक है ना। और वो सिर्फ उनको आंखें बंद करके प्रैक्टिस करवाई जा रही थी, और 50 के सामने वो हारमोनियम यानी कि कैशियो उनको दिया गया था। एक समय के बाद जब उनको
बस चेक किया गया कि कौन लोग बेहतर बजा रहे हैं कैशियो को, तो आप क्या यकीन करेंगे, जिन्होंने फिजिकली सीखा था नहीं, जिन्होंने मेंटली सीखा था वो ज्यादा अच्छा कर गए। वो ज्यादा अच्छा कर रहे मैं यहाँ थे। सोचा था कि आप बोलेंगे कि दोनों ने बराबर करा नहीं है, सर, लेकिन ये तो उल्टा हो यही गया। तो समझने की कोशिश करिएगा। हाँ। अगर आपने माइंड का इस्तेमाल नहीं किया किसी भी टेक्निक को सीखने में, हाँ। किसी भी स्किल को सीखने में, तो आपको 10,000 घंटे लगेंगे, और अगर आपने उसको विजुअलाइज कर लिया तो सिर्फ 2,000 घंटे लगेंगे। क्या बात कर रहे हो? कोई भी आदमी अगर मास्टर बनता है अपनी स्किल का, चाहे सचिन तेंदुलकर हो या AR रहमान हो, वह अपनी स्किल में 10,000 घंटे लगाते हैं। यस यस। अगर वो फिजिकली करते हैं, फिजिकली के बाद वो माइंड ट्रेंड होता है। लेकिन वही समय आप सिर्फ 20% में कर सकते हैं कि पहले आप विजुअलाइज करें। इसलिए जितने भी मैनिफेस्टेशन है वो माइंड से पहले होते हैं, बॉडी बाद में काम करती है। ओके। आम आदमी जो गरीब रहता है वो बॉडी से ज्यादा काम करता है और माइंड से कम करता है। हाँ हाँ हाँ। समझ गए मेरी बात? Yes, yes. तो जिस चीज को आपने करना शुरू कर दिया कि ये इस तरह से अंग काम कर रहा है, इसलिए जब भी आप लेटें शवासन करते हुए आप एक एक ऑर्गन को पूरी तरह से एड्रेस करें, और वेगस नर्व हर एक ऑर्गन तक जाते हुए वही इंफॉर्मेशन उसे दे रही होगी कि आपकी किडनी की खूबसूरत झिल्लियाँ या छलनी एक बार फिर सही होल्स के साथ तैयार हो रही है, वह अपना काम कर रहे हैं। यू आर ब्लेसिंग दैम। आप उसी तरह से हार्ट को, लंग्स को, लीवर को, किडनी को, जैसे ही आप इस विजुअलाइजेशन को करेंगे तो आपकी, और रेगुलरली करेंगे तो आपकी नर्वस जो आपकी न्यूरोप्लास्टिसिटी है फंक्शनल, वो तो उसे नेचुरल मानेगी ना। या तो आप मना करें कि भाई हाँ मैंने किसी खाने के बारे में सोचा जो मेरा फेवरेट है, मुंह में पानी नहीं आया, वो तो आएगा ही आएगा, क्योंकि आपका ब्रेन उसको रियलिटी मानता है। तो जब आप ऐसा कर रहे हैं और आप अपनी पूरी बॉडी को एड्रेस कर रहे हैं विजुअलाइजेशन में, तो ये वर्क करेगा ही करेगा, इसमें कोई शक ही नहीं है। करके देख लें आप। तो आप इस तरह से आप बालों को भी तो देख सकते हैं, इवन स्किन को भी तो देख सकते हैं। जितना भी आपने, अगर आपको लोगों के सामने बोलना नहीं आता तो आप यही तो विजुअलाइज करते हैं कि बार बार के मैं स्टेज पर जा रहा हूँ, ऐसे बात कर रहा हूँ, ऐसे बात कर रहा हूँ। और जैसे आप ऐसे कर लेते हैं 20 बार, तो 20 बार ब्रेन तो कर चुका ना इस काम को। जब 21वीं बार करेगा, आपके लिए वो पहली बार है, लेकिन ब्रेन के लिए 21वीं बार है, वो 20 बार तो कर चुका है। तो ब्रेन कहेगा बॉडी फॉलो करेगी। एग्जैक्टली। इसीलिए याद रखिएगा, जो लोग सुबह उठते ही बेड पर ही 10-15 मिनट के लिए अपान प्राण कर लेते हैं या थोड़ा हल्का सा शांत होकर मेडिटेशन कर लेते हैं, इमीडिएटली उनका पेट साफ होगा ही होगा। अच्छा। क्योंकि उस समय हम क्या करते हैं, हम उठे, मोबाइल देखा, एक मैसेज बेकार सा मिला और एकदम से दिमाग झिलया गया और आपकी स्पिंक्टर सेल्स जो वॉल थी वो बंद हो गई, क्योंकि ब्रेन तो आपने कंफ्यूज कर दिया। याद रखिएगा, जो कॉन्स्टिपेशन है, जो आपकी पूरी का पूरा है, वो आपकी माइंड से ही तो चल रहा है। जब तक जितनी जल्दी आप समझ जाएंगे उतना ही बढ़िया है। जैसे ही आपको आपका दिमाग खराब होता है या आपको खराब खबर मिलती है, आपकी भूख खत्म हो जाती है ना। इसका मतलब कहाँ गई भूख, क्योंकि जो आपके हाइड्रोक्लोरिक एसिड निकला था वो तो खत्म हो गया। सारा गेम तो माइंड का है, सारा माइंड का है। तो इसीलिए तो माइंड एंड गट कनेक्शन इज द ओनली सब्जेक्ट जो अब रहेगा। तो माइंड से हम जो चाहे वो बॉडी में वो चेंजेस ला सकते हैं हम। भाई मेरा माइंड यहाँ कह रहा है इस हाथ को ले जाओ, यहाँ ले आए, यहाँ ले जाओ, यहाँ ले जाए। और अगर पैरालिसिस हो गया, आप माइंड का नर्वस सिस्टम खत्म हो गया, आप कुछ कर ही नहीं सकते। ठीक है ना। आपकी इंटेंशन माइंड को गई, माइंड ने ग्लैंड्स को कहा, ग्लैंड से हार्मोन निकाल ले, हाथ यहाँ चला गया। ओके। आपने कहा कि 10,000 घंटे वाला कॉन्सेप्ट है कि अगर किसी को भी अपनी फील्ड में मास्टरी हासिल करनी है तो उसको उस काम में 10,000 घंटे देने होते हैं। ये एक रिसर्च हुई थी और कई लोगों ने देखा गया था। आपने इसको बदल कर कहा 2,000 घंटे। तो 2,000 के लिए आपने कहा कि इसको पहले माइंड में प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, फिजिकल प्रैक्टिस बाद में, माइंड में पहले करनी पड़ेगी, तो आप इसमें आगे निकलोगे। तो मान लो कि किसी को अपनी फील्ड में ग्रेटेस्ट बनना है, तो माइंड में पहले कैसे प्रैक्टिस करेगा किसी भी काम को? बढ़िया क्वेश्चन है। मैं ये समझिएगा कि मान लेते हैं आप एक अच्छे क्रिकेटर बनना चाहते हैं और एक पर्टिकुलर शॉट की मास्टरी करना चाहते हैं। एक तो तरीका ही है कि आप प्रैक्टिस करते रहें, एक तरीका है कि आप NLP लगाकर एक छोटी सी प्रक्रिया को पूरा कर लें। इसे हम स्ट्रेटेजी के नाम से जानते हैं, मॉडलिंग के नाम से जानते हैं। मान लेते हैं आप एक अच्छा हुक मारना चाहते हैं, सिक्सर मारना चाहते हैं, और आपके पास एक रेफरेंस है, वो है मोहिंद्र अमरनाथ। वो बहुत बढ़िया हुक मारा करते थे, वो किसी भी बाउंसर को छोड़ते ही नहीं थे। ठीक है ना। तो सबसे पहला काम क्या करना है कि आपने विजुअल आउटसाइड देखना है, यानी कि पहले 5, 7, 10, 15 बार आप कोशिश करो कि आप उसकी पिक्चर को बार बार देखो कि कैसे वो अपनी लेग को, कैसे वो हाथों का मूवमेंट कर रहा है, कैसे वो मूव करते हुए बल्ले को घुमा रहा है और छक्का लग रहा है। जब आपने इसे पूरी तरह से कर लिया, ठीक है ना, अब आप इमेजिन करना शुरू करें वहीं पर कि अब आप उनका चेहरा हटा के आप इस काम को कर रहे हैं। ओके, ठीक है ना।
कि कई बार यस आपको वो रट जाता है कि इसने ये किया ये तो 10-12 बार आपने उसको देख लिया। फिर आप इमेजिन कर रहे हैं कि अब आपके सामने एक पिक्चर है जिसमें महेंद्र अमरनाथ का फोटो नहीं है, चेहरा नहीं है, चेहरा आपका हो गया और आप उसी तरह से 15-20 बार उस शॉट को खेल रहे हैं। तो आपका माइंड अब तक इसे कितनी बार देख चुका है? 15-20-25 बार देख चुका है। अब आप इमेजिन करें कि अब यहाँ पर आप उठ रहे हैं एंड यू आर इंटीग्रेटिंग और मर्जिंग विद दैट पिक्चर। अब आप इमेजिन करें कि आप यहाँ से खड़े होकर उस पिक्चर के साथ मर्ज कर रहे हैं। इसे हम इंटीग्रेशन कहते हैं, यानी कि इंटीग्रेट कर रहे हैं। और अब आप इमेजिन करें कि आप उसे खेल रहे हैं, अभी तक आपने बॉडी नहीं चलाई और इसे कम से कम 100 बार खेलें और अब आप प्रैक्टिस करें एंड यू विल रिड्यूस योर एफर्ट बाय 80% और आप अपनी सक्सेस को इसी तरह से याद रखिएगा। किसी भी चीज़ में आपको महारत हासिल करनी है, अगर आपके पास कोई रोल मॉडल है तो आपने एक वर्ड इसमें पढ़ा है, मॉडल। व्हाट डू यू बाय मॉडल? मॉडल का मतलब होता है कॉपी करना, यानी कि आपको उसकी मॉडलिंग करनी है। तो मॉडलिंग करते हुए आप उसकी फिजियोलॉजी को चेक करें, वो कैसे बात करता है, वो कैसे चलता है, वो कैसे, जब भी किसी भी आप कॉमेडियन को देखेंगे या जो किसी हीरो की नकल करता है, वो उसी पोस्चर में आने की कोशिश करता है इमीडिएटली, क्योंकि उस पोस्चर में आके ही वही एकदम से उस थॉट को लेता है या उस साउंड को लेता है। कभी भी दूसरे पोस्चर में साउंड नहीं बनेगी वो। इसे हम मॉडलिंग कहते हैं, जो फिजियोलॉजी से शुरू होता है। ओके और हाँ, ये आपने बात सही कही कि प्रैक्टिस हो माइंड में। वो देखा जाए कि अगर वो माइंड में 100 बार ये चीज़ सोचता है तो जितना टाइम उसको लगेगा, एक तरफ से 100 बार माइंड में सोच रहा है और एक तरफ से 100 बार को खेल रहा है, सोचने में बहुत कम टाइम लगेगा और खेलने में बहुत टाइम लग जाएगा 100 बार उसको। तो इसलिए यहाँ पर 2000 और यहाँ पर 10,000 घंटे का इतना बड़ा फर्क आ रहा है। इसलिए कि आप माइंड से, बॉडी से खेलते जा रहे हैं, इसका पैटर्न माइंड में पता चला, 15-20 बार हल्का सा बना, बाद में बनेगा। यस, इसे हम फायरिंग एंड वायरिंग कहते हैं। अगर आप एक्शन से कर रहे हो तो ये पहली फायरिंग हुई, बार बार कर रहे हो ये वायरिंग हो गई, और बार बार कर रहे हो वायरिंग के ऊपर इंसुलेशन हो गया, जिसे माइलिन इंसुलेशन कहते हैं। लेकिन इसमें 10,000 घंटे लगे। लेकिन अगर आपने उसे बढ़िया तरीके से शॉट को 100 बार वहां देख लिया तो माइंड ने वो 100 बार खेल लिया है, यानी कि वायरिंग भी हो गई और यहाँ पर इंसुलेशन भी हो गई। बस इस पैटर्न को अब आपको बॉडी में उतारना है। इवन यहाँ पर यह भी फायदा होगा कि जब बॉडी गलत खेल रही होगी तो आपका माइंड बता देगा, बिकॉज माइंड के पास अलग है भाई। आपका भाई आपको मिलेगा तो आपका बिहेवियर डिफरेंट होगा, कोई और उसकी जगह खड़ा मिलेगा तो आप कहेंगे यही नहीं। इट्स द सेम वे योर माइंड वर्क्स और हेल्प्स यू। ग्रेट सर, मतलब ये बात मेरी अंदर से धर्रा गया मैं सुन करके, इतनी गजब की लगी मुझे ये बात, और लोगों को भी गजब की लगी होगी। अब हम सर अलग अलग चीज़ों को लेकर, कुछ सच होते हैं, कुछ झूठ होते हैं, और कुछ में आपको तुरंत आंसर देना होगा यहाँ पर 1 वर्ड में, 1 लाइन में तुरंत ही। और अगर आपको लगता है कि इसको मुझे एक्सप्लेन करना है तो आप इस गेम के बाद बता देना, तो उस क्वेश्चन को हम एक्सप्लेन कर लेंगे अगर आपको कुछ करना हो तो। उसमें ये सच या झूठ है कि खाना खाते वक्त पानी पीना डाइजेशन को स्लो कर देता है? यस, वेरी ट्रू, हमें कभी नहीं पीना चाहिए। ओके, क्या ये सच है कि वेजिटेरियन डाइट में प्रोटीन की कमी होती है? बिल्कुल भी नहीं। नहीं है। ओके, रात को 8 बजे के बाद खाना नहीं खाना चाहिए, ये सच है या झूठ है? कोशिश करें कि इससे भी पहले खत्म कर ले, ताकि मतलब उसके बाद खाना बुरा ही होता है एक तरह से थोड़ा, क्योंकि आप अपनी बॉडी को बेकार, जो अच्छी सिस्टम उसको पूरा करना था आप उसको डिनाई कर रहे हो। ओके, ग्रीन टी से वेट लॉस होता है, सच या झूठ? ग्रीन टी से आपका म्यूकस बहुत अच्छा फॉर्म होता है, जो पॉजिटिव म्यूकस है आपकी आंतों में, मतलब वेट लॉस होता है उससे। यस। ओके, हाई प्रोटीन डाइट खाने से क्या किडनी खराब होती है? बिल्कुल हो सकती है, इसके अलावा सीफो तो होना ही होना है। अच्छा, हाई प्रोटीन खाने से। बिल्कुल। क्या कार्बोहाइड्रेट से वजन बहुत ज़्यादा बढ़ता है? तो ये हमारे लिए, ये आपके ऊपर है। अच्छा, आपके पास कई ऐसे बैक्टीरिया हैं, अगर आप 100 कैलोरी खा रहे हैं तो वो 110 कर देंगे, और कई ऐसे हैं अगर आप 100 कैलोरी खा रहे हैं तो वो 90 रखेंगे। ये आपके ऊपर है कि एनवायरनमेंट क्या है। मैं हमेशा एनवायरनमेंट के ऊपर जाता हूँ। किसी भी चीज़ को, अगर आप मुझे एक लाइन दें, किसी भी चीज़ का मीनिंग जो है वो एक कॉन्टेक्स्ट में है। कोई भी कॉन्टेंट इंपॉर्टेंट होता है किस कॉन्टेक्स्ट में है। यस, ठीक है ना। ऊनी कपड़े अच्छे होते हैं, पूरा सेंटेंस होना चाहिए सर्दियों में। ठीक है ना। ऊनी कपड़े बिल्कुल भी अच्छे नहीं होते अगर आप मुंबई में जून में की बात करें घूम रहे हैं। तो किसी भी कॉन्टेंट का मीनिंग कॉन्टेक्स्ट में होता है। कॉन्टेक्स्ट क्या है? हम सिर्फ कॉन्टेंट को बेच रहे हैं आज। इन दोनों में से क्या ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है? मतलब कौन सी चीज़ किसको ज़्यादा कंट्रोल करती है? हमारी मेंटल हेल्थ हमारी फिजिकल हेल्थ को ज़्यादा कंट्रोल करती है, या फिर हमारी फिजिकल हेल्थ मेंटल हेल्थ को ज़्यादा कंट्रोल करती है? माइंड एंड बॉडी आर द 2 पार्ट्स ऑफ सेम सिस्टम। अगर आप माइंड से परेशान हैं तो आपकी बॉडी और आपकी जो फिजिकल हेल्थ वो मिरर करेगी, और अगर आप फिजिकली बीमार हैं तो यह आपके माइंड की प्रक्रिया को खराब कर देगा। मतलब दोनों का बराबर है लगभग?
दे आर वन. ओके. माइंड एंड बॉडी आर वन. ओके. क्या सप्लीमेंट्स लेने चाहिए कुछ चीज़ों को ठीक करने के लिए बॉडी में, या फिर आपने जो बताया माइंड के थ्रू ही ठीक करना बेटर है? मुझे लगता है कि न्यूट्रिएंट की अगर आपको कमी है तो ज़रूर लेने चाहिए, लेकिन न्यूट्रिएंट आपको हेल्दी बनाएंगे इसकी कोई गारंटी नहीं है. ओके. हमारे भारत में सबसे अच्छी मिठाई कौन सी है सेहत के लिए? सेहत के लिए क्या मिठाई है? सबसे अच्छी मिठाई कौन सी है? मुझे लगता है कि आप ड्राई फ्रूट को क्रश करके उसके साथ डेट्स मिलाएं, खजूर मिला के खाएं, मज़ा आएगा. वाह क्या बात, तो उसकी बर्फी बना लो. और सबसे बुरी मिठाई कौन सी है हमारे भारत में? जिसमें भी शुगर है. सारी मिठाई आ गई ना फिर तो. तो सारी हैं जिसमें शुगर है. बिल्कुल. किसी एक को आपको टॉप पे रखना हो कि ये तो भाई छोड़ ही दो, फिर वो बस जिसमें भी खोया और शुगर है, जिसमें जितनी ज़्यादा शुगर हो फिर वो छोड़ दो ऐसा? यस. ओके. अगर लोगों को अपनी ज़िंदगी में एक छोटी सी चीज़ बदलनी हो तो वो क्या बदले? अपने अपने सोचने का तरीका. सोचने का तरीका. और अगर उनको अपने खाने में एक छोटी सी चीज़ ऐड करनी हो या फिर छोड़नी हो तो वो क्या करें? पहले ऐड क्या कर सकते हैं एक चीज़? अपने खाने में सिर्फ और सिर्फ डाइटरी फाइबर को ऐड करें और फर्मेंटेड फूड को ऐड करें जहाँ से प्रोबायोटिक मिलते हैं. कांजी. ओके. डाइटरी फूड के 1 से 2-3 सोर्सेस जो भी ऐसे फाइबर जो आपके पेट में नहीं पचते हैं, जो मैंने बताए थे. अमरूद के बीज बहुत अच्छे होते हैं. अनार के बीज होते हैं. इवन वाटरमेलन के बीजों को क्रश करके खाइए. और जो दूसरे फाइबर हैं, चिया सीड एंड फ्लैक्स सीड आर बेस्ट. ओके. और हटाने के ऊपर तो आप बहुत बता चुके हैं. हटाने के लिए 5 चीज़ें कर दीजिएगा. 2 चीज़ें और भी हैं उसमें. अगर एक बिजी प्रोफेशनल अपनी लाइफ में सिर्फ 20 मिनट निकाल सकता है अपनी फिजिकल हेल्थ के लिए, तो उन 20 मिनट में वो क्या करे? योगा, मेडिटेशन, रनिंग, जिम, क्या करे? 20 मिनट में तो वो बस अपने आप को तंगी करेगा. क्या करेगा? नहीं, अगर 20 मिनट है तो चलो उसको फिर भी सबसे बेस्ट क्या होगा उसके लिए? 5 मिनट में वो करीब 15 से 20 सूर्य नमस्कार लगाए और 15 मिनट बाकी खूब बढ़िया सा अपान प्राण करे अपनी बॉडी को शांत करने के लिए. ओके. ठीक है. तो ये हमारा रैपिड फायर था. यहाँ पे आपने मतलब 15-20 क्वेश्चन को ऐसे चुटकियों में सोल्व किया और बहुत खतरनाक चीज़ आपने बताई यहाँ पर. और रैपिड फायर का ये लास्ट क्वेश्चन कि ऐसा क्या करें जिससे कभी बीमार ना हो? पुरानी पेनफुल मेमोरी से बाहर रहें. बेकार के ट्रिगर से बाहर रहें. कोई फोबिया ना पालें. अपनी सेल्फ इमेज को बढ़िया रखें अपनी ही मेंटल स्टेट के ऊपर या स्क्रीन के ऊपर. फ्यूचर को ब्राइट देखें और वो खाना खाएं जिस पर आपकी बॉडी रिएक्ट ना करे. ओके. और आपने, मेरे इसमें माइंड में डाउट भी आ रहा है अभी जस्ट, आपने कहा था कि 100% बीमारियां ही यहाँ से निकलती देखा जाए तो कायदे से, लेकिन कि मान लो कोई वायरल फीवर हुआ है या फिर जोंडिस हुआ है किसी को, तो ये तो एक्सटर्नल फैक्टर से ही हुई है शायद. जो वायरल फीवर हुआ है उस वायरस को मारने के लिए आपके पास इम्यूनिटी उस दिन कहाँ थी? ओके. मैं दीपक चोपड़ा को सुन रहा था, उन्होंने कहा कि अगर आप एक फुटबॉल में किक मारे और वो 20 मंजिलें इमारत पर जाकर लगे और वो इमारत गिरने लगे, तो ये मत समझिएगा कि इस फुटबॉल में बहुत ताकत है. ये इमारत बहुत कमजोर हो गई है. एक वायरस और आपकी इम्यूनिटी. आपकी इम्यून सेल किसी भी वायरस से 10,000 से 1 लाख गुना अधिक मजबूत है और वो बिलियंस नहीं ट्रिलियंस में है. और आपके पास एक बैक्टीरिया आता है और वो पूरी की पूरी इम्यून सिस्टम को मार देता है. ऐसा कैसे हो सकता है? इसका मतलब ये था कि उससे पहले ही आप इस इम्यून सिस्टम को मार चुके थे जिसमें सिर्फ एक बैक्टीरिया ही काफ़ी है. जब आप वायरल और या बैक्टीरियल इन्फेक्शन की बात कर रहे हैं तो उस समय आपके इम्यून सिस्टम ने उनको पहचाना क्यों नहीं? क्या उनकी आंखें खराब हो गई? क्या उनके पास एंटीबॉडीज बनाने की ताकत नहीं रही? याद रखिएगा, इसमें आप जिम्मेदार हैं. जहाँ तक जॉन्डिस की बात है, आप कभी पढ़िएगा LPS, जो मैं बार बार कह रहा हूँ कि जो आपके बैड बैक्टीरिया की स्किन है वह जो एंडोटॉक्सिन्स क्रिएट करते हैं, जब वो आपके लीवर में जाएंगे तो यही बीमारियाँ होंगी. वो आपके और अंगों में जाएंगे तो उनको भी खराब करेंगे. LPS इज़ ए वेरी वेरी डेंजरस थिंग जिनको हम एंडोटॉक्सिन्स कहते हैं. कभी भी कर लीजिएगा, इनको पढ़िएगा किताबों में. ओके. और एक और चीज़ कही जाती है कि एक शुगर जो बैड होती है हमारे लिए, और कई बार जो फ्रूट्स में जो शुगर होती है जिसका हम जूस बनाकर पीते हैं तो वो उससे बुरी होती है. क्या सच है? देखिए, शुगर जो आप फ्रूट्स में जूस निकाल कर पी रहे हो वो कभी नहीं पीना चाहिए. कभी नहीं पीना चाहिए. गन्ने का भी नहीं? क्योंकि गन्ना तो खा भी नहीं सकते. सिंपल सी खाइए खूब बढ़िया तरीके से. गन्ने को खाने की बात यह है कि अब गन्ने की बात करोगे तो फिर मैं गन्ने की बात पर आ जाऊंगा. मैं भी गन्ना बोता हूँ और मैं अपने गन्ने का पेमेंट अभी लेकर आया भी. ठीक है ना, मैं एक किसान भी हूँ. वो गन्ना पहले क्या था अब क्या है उसकी हम बात करेंगे. लेकिन जूस इसलिए नहीं पीना चाहिए क्योंकि जैसे आप उसे पीते हैं आप उसे मुश्किल से 30 सेकंड में पूरा कर लेते हैं. इमीडिएटली उसकी जो कैलकुलेशन है आपकी बॉडी को करनी पड़ती है. इससे आपका जो इंसुलिन है वो स्पाइक होता है. इसे हम इंसुलिन स्पाइक कहते हैं. जब बार बार हम इंसुलिन स्पाइक करते हैं, ऊंचाई पर पहुंचाते हैं, तो बॉडी हमारी रेजिस्टेंट हो जाती है कि वो इंसुलिन का फ़ायदा नहीं उठाती, जिससे डायबिटीज़ 2 होती है. जब हमारी बार बार इंसुलिन स्पाइक होती है यानी ऊंचाई पर जाती है तो हमारी बॉडी रेजिस्टेंट हो जाती है, वो इंसुलिन का प्रयोग नहीं करती. इसी को हम डायबिटीज़ 2 कहते हैं.
अगर आप फ्रूट को खा रहे हैं तो माइंडफुलनेस के साथ खाएं। मैं भी फ्रूट खाता हूं और मैं फ्रूट का बहुत शौकीन भी हूं, पर फ्रूट को कभी भी आप इस तरह से मत खाइए, उसके छिलके के साथ खाइए जो भी मैक्सिमम छिलका है। फॉर एग्जांपल मैं मौसमी खाता हूँ, 4 या 5 मौसमी खा लेता हूँ, हाँ। लेकिन उसे मैं एक तेज से नहीं खाता हूँ, उसका जूस कभी नहीं पीता हूँ। मैं उसका फाइबर भी उतना ही खाता हूँ, वही वो फाइबर है जो मुझे चाहिए मेरे बैक्टीरिया के लिए। अच्छा, गोट माई पॉइंट। यस। उससे क्या होता है कि जब मैं उसे खा रहा होता हूँ तो मुझे कम से कम 20 मिनट लगते हैं। हाँ। तो मेरा जो इंसुलिन है वो एकदम से स्पाइक पर नहीं जाता। हाँ। वो धीरे धीरे जाएगा तो मेरी बॉडी कभी भी रेजिस्टेंट नहीं होगी, इसीलिए मेरी कभी शुगर नहीं बढ़ती। ओके, ठीक है ना, मेरा बीपी 120/80 रहता है। इस तरह इन चीज़ों का ध्यान रखना होगा आपको। ओके। और गन्ने का आप क्या बता रहे थे? देखिए, गन्ने की बात यह है कि वो एकदम से जो पहले माहौल था उस गन्ने को पचाने का वो नहीं है अब। अच्छा। मुझे आपके शहर का तो नहीं पता कैसा गन्ना है, पर मुझे अपने शहर का ज़रूर पता है कि अपने गांव का, कि वो वहाँ पर गन्ने में बहुत सारे हमें पेस्टिसाइड्स डालने पड़ते जब उसको ग्रो करते हैं। ठीक है ना। दूसरी बात यह है कि एक उम्र के बाद हो सकता है कि वह आपकी इंसुलिन स्पाइक को ऊंचा करे, क्योंकि है तो वो शुगर ही। इवन याद रखिएगा, अगर आपकी इंसुलिन स्पाइक हो रही है तो आपके पास जो स्वीटनर्स भी हैं वह भी आपको भले ही शुगर ना दें, बल्कि आपकी शुगर को बढ़ा देते हैं। ओके, ओके। कौन से फूड ब्रेन के लिए सबसे अच्छा है, अगर एक की बात की जाए? ब्रेन के लिए? हाँ। ब्रेन के लिए जितने भी खूबसूरत आपके ऑयल्स हैं, हाँ। उन्हें ज़रूर लें, नंबर 1। जी हाँ, उसमें फॉर एग्जांपल जो ऑलिव ऑयल है, और अगर वो एक्स्ट्रा वर्जिन है तो वह आपके BDNF को क्रिएट करने में बहुत हेल्प करता है। ओके। दूसरा, वो आपके म्यूकस को बढ़िया करता है, और आपके म्यूकस को डेवलप करने वाला जो अकरमैंसिया नाम का एक बैक्टीरिया है उसे वो एक्टिवेट करता है। यस। एंड यू कैन टेक इट विद सिंपल 1 स्पून पर डे ले सकते हैं, जो मैं लेता हूँ यूजुअली। लेकिन ये हमेशा आप अपने डॉक्टर से पूछ कर ही ले तो अच्छा है, इसका कोई साइड इफेक्ट तो नहीं है। ठीक है। ठीक है ना। दूसरी बात है, आपके ब्रेन के लिए हमेशा आप क्रिएटिव रहें, कुछ पोएम लिखने की कोशिश करें, कोई पजल को पूरा करें। तीसरा यह है कि आप हमेशा आप अपने आप को स्ट्रेस फ्री करें दिन में एक बार, जिसका नाम है, आप कह सकते हैं कि योग निद्रा है, जिसको मैं स्ट्रेस हैंडलिंग कैपेसिटी बढ़ाने की बात करता हूँ। ठीक है। और अगर आप इंटरनल लाफ करेंगे तो ये बहुत ही बढ़िया है। इंटरनल लाफ करिए कि योर होल बॉडी इज लाफिंग, योर ब्रेन इज लाफिंग। जब आप ऐसे करते हैं तो आपके एंडोर्फिन्स डेवलप होते हैं। ब्रेन को खूबसूरत बनाने के लिए अपने गट को खूब फाइबर दीजिएगा, ताकि वो वाइटमिन्स और आपके सेरोटोनिन और एंडोर्फिन्स को निकालना शुरू करें। ओके। और बढ़िया करना है आपके ब्रेन को, तो आप पॉलीफिनोल्स का यूज़ करें, जो आपको या तो ऑलिव ऑयल में मिल जाते हैं, या फिर आपको अफोर्ड कर पाते हैं तो लोग, वो है आपके ब्लूबेरीज। ओके। और ड्राई फ्रूट्स को छिलके के साथ खाना चाहिए, छिलके के बिना? मैं तो छिलके के साथ ही खाता हूँ। अब वो छिलके के बगैर खाना चाहिए नहीं खाना है मुझे नहीं पता, लेकिन बहुत सारे लोगों का कहना है हाँ, कि जी बादाम का छिलका उतारो। हाँ, पर मुझे तो ये लगता है ये वही छिलका है जिसकी ज़रूरत है हमें। 38 ग्राम हमें 38 ग्राम फाइबर की, ऐसे फाइबर की ज़रूरत है जो हमारे पेट में पचता ही नहीं है। वही तो चाहिए हमारे गुड बैक्टीरिया को। चूंकि गुड बैक्टीरिया का कॉन्सेप्ट ही खत्म कर रखा था, इसलिए हर चीज़ को आप ये कहते हैं कि ये तो पेट में पचता नहीं है। भाई, हमारे गुड बैक्टीरिया को 38 ग्राम ऐसा फाइबर, और एक एप्पल में सिर्फ 3 ग्राम फाइबर मिलता है आपको। तो खुद सोचिए कि 38 ग्राम को पूरा करने के लिए आपको कितना खाना पड़ेगा। और अगर आप उन गुड बैक्टीरिया को वो फाइबर नहीं दे रहे, जिसको हम प्रीबायोटिक कहते हैं, तो आप फिर उनकी पॉपुलेशन को ख़राब कर देंगे और फिर पूरा का पूरा इम्पैक्ट आपकी बॉडी पर आएगा। ओके, ओके। तो सर, हमने बात की थी कि आप यही चीज़ें अवॉइड करो, यानी कि जैसे कि लॉन्ग फास्टिंग की आपने बात की थी कि लॉन्ग फास्टिंग करेंगे हम तो जो ये बीमारी आपके साथ नहीं होगी, और आपकी जो एजिंग है उस पर भी इफेक्ट पड़ेगा, स्किन पे इफेक्ट पड़ेगा, और बहुत सारी चीज़ें थी। अगर किसी की बॉडी में बहुत गंदगी जमी हुई है, उसने बहुत कचरा भर रखा है अंदर, तो डिटॉक्स करने के लिए क्या वही तरीका आजमाएं जो आपने बताया, या फिर डिटॉक्स करने के लिए और भी कुछ एडिशनल ऐड किया जा सकता है यहाँ पर? पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि टॉक्सिन्स क्या होते हैं। बेसिक चीज़ है कि हमारे पास टॉक्सिन्स क्या हैं जो हमें बीमार कर रहे हैं। एक बड़ा टॉक्सिन जो हमें मिलता है हमारे आंतों से, उसका नाम है LPS, लाइपोपॉलीसैचराइड्स। याद रखिएगा, जब हमारे पास बैड बैक्टीरिया की कॉलोनी हमारे छोटी आंतों में पेट के पास आ जाती है, बड़ी आंतों से निकलकर बैड बैक्टीरिया अपनी कॉलोनी बना लेते हैं, तो इनकी जो स्किन होती है उसे हम LPS कहते हैं, लाइपोपॉलीसैकेराइड्स। इन्हें हम एंडोटॉक्सिन्स के नाम से भी जानते हैं। ये जब हमारे ब्लड में जाना शुरू कर देते हैं तो ये सबसे खतरनाक चीज़ है। अच्छा। अगर ये आपकी फैट सेल पर चली गई
तो ये आपकी फैट सेल को इन्फ्लेम्ड करके वहाँ पर इम्यून सिस्टम को इन्वाइट करने लगते हैं। इम्यून सिस्टम हमेशा वहाँ जाता है जहाँ पर भी इन्फ्लेमेशन होता है। याद रखिएगा, कई बार आप ऐसे लोगों से मिलेंगे जिनका वेट नहीं घट रहा है जबकि उन्होंने कैलोरी भी अपनी कम कर दी है, जबकि वे बहुत फास्टिंग भी कर रहे हैं और वो बहुत मेहनत भी कर रहे हैं, पर उनका वेट नहीं घट रहा है। पता है रीज़न क्या है? क्योंकि हमारा वेट कई बार सिर्फ कैलोरी बेस्ड नहीं होता बल्कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, जिस पर कभी किसी का ध्यान नहीं गया। यह एक इंडियन डॉक्टर जिनका नाम है डॉक्टर निखिल धुरंधर, जो चले गए थे फिर अमेरिका में, उन्होंने खोजा था कि हमारा जो इवन ओबेसिटी है इट इज़ ए बैक्टीरियल इन्फेक्शन। ये एलपीएस जब हमारे उन बैड बैक्टीरिया की स्किन्स जब हमारी ब्लड में जाती हैं और वो हमारी फैट सेल को खराब करने लगती है, तो बेसिकली फैट सेल भरने लगती है हमारे इम्यून सिस्टम की सेल से, फैगोसाइट से, और एक ऐसा मोटापा आता है जो एक्चुअली फैट है ही नहीं। समझिएगा। तो किस फॉर्म में होता है? फैट नहीं होता तो फिर वो है एक तरह से समझ लीजिएगा इम्यून सिस्टम की सेल्स पड़ी हैं, जिनको हम व्हाइट ब्लड सेल्स कहते हैं, फैगोसाइट्स कहते हैं। अब सफाई की बात कर लेते हैं। अगर आप उसको डिटॉक्सीफाई करना चाहते हैं तो आप एक चीज़ को समझ लीजिएगा, आपकी आंतों को डिटॉक्सीफाई करने के लिए कोई चीज़ की ज़रूरत नहीं है। उसे सिर्फ और सिर्फ एक माहौल की ज़रूरत है, एक एनवायरनमेंट की ज़रूरत है। आप किस चीज़ को साफ कर रहे हैं वहाँ पर? आपकी आंतें ऑटोमेटिकली, ठीक है ना, मोटर न्यूरॉन नाम के मूवमेंट को क्रिएट करती है जो 90 मिनट के बाद आता है, जब आपका पूरी तरह से पेट खाली होता है। खाना खाया अभी रात को आपने 8 बजे, 3-4-5 घंटे के बाद वो आपके पेट से छोटी आंत में चला गया और 2-3 घंटे के बाद वो आगे चला गया। अब आपकी आंतें एक विशेष प्रकार का मूवमेंट करती है जो मैंने बताया भी है कि वो पूरी तरह से अपने आप को टाइट कर लेती हैं। ये पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट से अलग है और ये एक तरह से पूरा धकेलती हैं उस चीज़ को जो बेकार की चीज़ पड़ी, जो C4 और SIBO पड़ी है। तो याद रखिएगा, यह अपने आप करेगी। इसमें आप क्या कर सकते हैं? आप कहेंगे कि जी मैंने फला चीज़ को खा पी लिया था। भाई पहले तो ये देख लीजिएगा कि जिन चीज़ों को तुम खा पी रहे हो वह ऑब्जेक्टिव रूप में मत समझ लीजिएगा। आपकी आंतें क्या उन सेंसर्स को पूरी तरह से सेटिस्फाई कर रही हैं या वो सेंसर पूरी तरह से रिएक्टिव नहीं है या रिएक्टिव है, ये तो देख लो। आपके माइंड और गट का एक कनेक्शन है। आपके पेट में जो भी जाएगा इमीडिएटली उसकी सेंसेशन आपके ब्रेन को जाएगी और ब्रेन उसको एकदम से इंफॉर्मेशन देगा कि ये करो, और वो जो कर रहा है उसकी यह इंडिपेंडेंट प्रक्रिया नहीं है। इसे हम गट रिएक्शन कहते हैं और गट रिएक्शन में आपका माइंड पूरी तरह से जुड़ा हुआ है। तो जब अगर आप सफाई करना चाहते हैं तो आप माइंड से कंप्लीटली एंजाइटी फ्री रहें, नंबर 1। नंबर 2, जिन चीज़ों के ऊपर आपकी रिएक्शन आ रही है उन चीज़ों को आप बंद कर दीजिए कुछ दिन के लिए। फॉर एग्जाम्पल, हो सकता है कि आप स्पाइसी फूड खा रहे हो जो आपको इमीडिएटली फ्लैचुलेंस क्रिएट कर रहा हो, या आपके पेट फूल रहा हो, या आपकी एसिडिटी बढ़ रही हो। आपको ये ध्यान देना होगा। आप ये समझिए कि मैं कुछ नहीं बदलूंगा और कुछ चीजें खाकर मैं पेट को ठीक कर लूंगा, ऐसा नहीं होता। ये बिल्कुल गलत है। तीसरी चीज है सबसे इंपॉर्टेंट कि जो आपका, अगर आप थोड़ा बहुत करना भी चाहते हैं तो एक चीज को समझने की कोशिश करिएगा। जो आपका स्मॉल इंटेस्टाइनल बैक्टीरियल ओवरग्रोथ है और स्मॉल इंटेस्टाइनल फंगल ओवरग्रोथ है, उसमें सबसे बढ़िया चीज है आपका करक्यूमिन जो हल्दी में मिलता है। अगर आपके पास कच्ची हल्दी है जो अदरक की प्रजाति की होती है, ठीक है ना, उसकी आप चाय पी लें दिन में, दिन में एक बार, और कभी कभी 2-4 दिन का गैप छोड़कर, ठीक है ना। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है आपके लाइपो पॉलीसैकेराइड यानी कि एलपीएस एंडोटॉक्सिन्स को खत्म करने के लिए। दूसरा, आपको ये ध्यान देना होगा कि जब आप अपनी लाइनिंग के म्यूकस को स्ट्रोंग करेंगे तो आप उतने ही ज़्यादा हेल्दी रहेंगे, क्योंकि अब आपके टॉक्सिन्स आपके ब्लड में नहीं जाएंगे। उसके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है कि आप कभी भी ऐसे चीज़ को ना खाएं जो उसको ख़राब करती है। पता है उसको क्या ख़राब करती है? क्या? जितने भी हमारे पास इमल्सीफायर्स होते हैं, शुगर होती है और ये ग्लूटन होती है। 3 चीज़ें बोली मैंने। नंबर 1 ग्लूटन जो गेहूं में मिलेगा आपको, ठीक है ना, या बियर में मिलेगा। दूसरा शुगर, और तीसरा है इमल्सीफायर। इमल्सीफायर वो प्रोडक्ट है जिनको आप बहुत ज़्यादा खा रहे हैं बचपन से, और जबकि नहीं खाने चाहिए। इमल्सीफायर्स वो होते हैं कि 2 चीज़ें हैं वो आपस में आप नहीं मिलती हैं, लेकिन इमल्सीफायर डालोगे तो मिल जाती है, पानी और तेल। इनको अगर आप एक जगह डालेंगे ये मिक्स नहीं होंगे, लेकिन जैसे ही इमल्सीफायर डालेंगे तो ये एकदम से मोम बन जाएगा। अच्छा। यानी कि मिल जाएंगे। पता है ये इमल्सीफायर कितना नुकसान देता है आपकी आंतों के म्यूकस को? ये सबसे ज़्यादा बर्बाद करता है, ग्लूटन, शुगर एंड इमल्सीफायर, ठीक है ना। और इमल्सीफायर सबसे ज़्यादा कहाँ मिलता है, डू यू नो? आपकी आइसक्रीम में। आइसक्रीम में? जी।
और जब भी आप अपने घर में आइसक्रीम जमाइएगा, दूध और चीनी मिलाकर थोड़ा सा उसमें आपने उसमें कलर कोई और खुशबू डाल दी और आप फ्रिज में रख देते हैं, तो एकदम से वो सॉलिड लगता है। लेकिन जैसे ही बाहर निकालते हैं वो एकदम से अलग अलग पार्ट्स में आ जाएगा, पानी बन जाएगा। लेकिन जब आप आइसक्रीम को खाते हैं ऐसा नहीं होता, वो एक साथ जुड़ी होती है। याद रखिएगा, ये बहुत खतरनाक है, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, आप किसी भी बुक को पढ़ लीजिएगा। आज हम लोग ऑटो इम्यून डिजीज़ के और बहुत सारी स्किन डिजीज़ के शिकार क्यों हो रहे हैं? क्योंकि हमारी लीकी गट के शिकार हैं हम। अब ये कह रहे हैं कि बस पेट को साफ कर दो, पेट को साफ नहीं करना है, प्रोटेक्ट करना है भाई, प्रोटेक्ट करना है, ठीक है ना। अगले चीज़ समझने की कोशिश करिएगा, अगर आपका एसिड ज़्यादा बन रहा है या कम बन रहा है, इसमें आपके पेट की कोई गलती नहीं है, इसमें कंप्लीटली आपके माइंड की गलती है। आप कभी मेडिटेशन करिए और इमेजिन करिए कि यू आर टॉकिंग टू द ग्लैंड्स ऑफ योर स्टमक, चुपचाप बैठे हुए। जैसा मैंने आपको बताया था कि आपके थॉट को आपकी ग्लैंड सुनती है। अगर आपने मनपसंद खाने के बारे में सोच ही लिया तो मुंह में पानी आ गया, ग्लैंड ने ये काम कर दिया, ठीक है ना। उसी तरह से सेक्सुअल फैंटेसीज में हमारे सेक्सुअल ग्लैंड्स और पार्ट्स एक्टिवेट हो जाते हैं। उसी तरह से आप इमेजिन करिए कि जैसे ही आपका खाना जा रहा है, यू आर गिविंग परमिशन टू योर स्टमक कि वो राइट अमाउंट ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड को निकाल रहा है। और जब वहाँ पर कुछ भी नहीं है, वे जो बरसात है उसकी एसिड की वो बंद हो रही है। ओके, यह अपने आप में डिटॉक्सिफाई करेगा। आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड तो बन नहीं रहा वहाँ पर, आप प्रोटीन खा रहे हैं और फिर ये कह रहे हैं कि यार ताकत तो आ रही है, लेकिन आप कर रहे हैं कि फंगस के आप शिकार हो गए। इसके बाद अगर आप अपने पेट को और बढ़िया करना चाहते हैं तो आपको ये ध्यान रखना होगा कि आपको वो खाना होगा जो आपके बैक्टीरियल ग्रोथ को बढ़ाए, जिसे हम प्रोबायोटिक कहते हैं। गुड बैक्टीरिया को बढ़ाए, जो गुड बैक्टीरिया को बढ़ाए उसे हम प्रोबायोटिक कहते हैं। तो ऐसे कौन से फूड्स हो सकते हैं? जब आप इस वर्कशॉप को ले रहे हैं ना, मैं इस पॉडकास्ट को ले रहे हैं, सुबह से मैंने ब्रेकफास्ट में कुछ नहीं खाया है, लेकिन मैं एक चीज को जरूर खा के आया हूँ, वो मेरा है प्रोबायोटिक, ठीक है ना। प्रोबायोटिक का मतलब है कि गुड बैक्टीरिया की ग्रोथ देने वाला आपका फूड, उसे आपको डेली खाना है। लेकिन इससे काम नहीं चलेगा, आपको इन बैक्टीरिया को बचाने के लिए एक खाना देना पड़ेगा जिसका नाम है डाइटरी फाइबर। हमारे खाने में से वो गायब हो चुका है। डाइटरी फाइबर वो फाइबर जो आपके पेट में नहीं पचता, ना ही वो आपकी छोटी आंत में पचता, वो यूं कहती हूँ नॉन डाइजेस्टेड आपकी बड़ी आंत में जाता है, और वहां पर ये 100 ट्रिलियन बैक्टीरिया उसे खाकर आपको विटामिन बी निकालते हैं। आपको मालूम है कि आपके विटामिन्स कौन बनाता है? ना कि आपकी बॉडी, बल्कि आपका गट बैक्टीरिया। और वो किससे बनाता है? इस फाइबर से, जिसको आप कहते हैं कि ये पचता ही नहीं है। अमरूद के बीज खूब चबाइए, आप अनार के बीजों को खूब चबा कर रखिएगा। अच्छा, याद रखिएगा, आप जितने भी सीड्स हैं उनको खूब खाइएगा। चिया सीड इज द बेस्ट फाइबर। ओके। और अगर आप किसी भी जानवर को देखेंगे तो आप एक चीज देखेंगे कि कांटों भरा एक पेड़ होता है जिसको हम कीकर या बबूल कहते हैं। कभी भी देखेगा ऊंट को खाते हुए, उसको बकरी को खाते हुए, इज द बेस्ट फाइबर। अगर उसका गम है उसको हम अकेसिया पाउडर कहते हैं, कभी भी मिल जाएगा मार्केट में। अकेसिया पाउडर ये बेस्ट है आपके लिए। ओके। कभी भी आप उसको एक चम्मच कर लाइए, नहीं तो गड़बड़ ये होगी कि अब हम अपने गट बैक्टीरिया को बढ़ा भी लें, अगर उनको फूड नहीं देंगे तो वो आपकी लाइनिंग को खाने लगते हैं। ध्यान से सुनिएगा, आपके पास जो म्यूकस है उसी को वो खा लेते हैं और आपकी आपकी लीकी गट के शिकार कर देते हैं। इसलिए जरूरी है कि आप प्रोबायोटिक और प्रीबायोटिक का कॉम्बिनेशन समझे। यह आपकी सबसे बड़ी डिटॉक्सिफिकेशन या हेल्थ ऑफ गट है। अगर ये ठीक नहीं है, अगर ये ओके नहीं है, अगर ये भूखे मर रहे हैं या इनकी जनसंख्या कम हो रही है, तो याद रखिएगा इनकी डायरेक्ट कम्युनिकेशन आपके गट के सेंसर्स के साथ है, इम्यून सिस्टम के साथ है, ठीक है ना, और आपके ब्रेन के साथ है। यही आपके मूड को स्विंग करने से रोकते हैं। अगर आपके गट बैक्टीरिया ठीक नहीं है तो आपका मूड बहुत स्विंग होएगा। अच्छा। आपको जल्दी जल्दी गुस्सा आएगा। और अगर एक गट बैक्टीरिया आपका पनप गया ना गलत वाला, जिसका नाम है टॉक्सोप्लाज्मा गोंडाई, कभी भी गूगल कर लेंगे सब लोग, टॉक्सोप्लाज्मा गोंडाई। याद रखिएगा, अगर ये पेट में पनप गया और अच्छे बैक्टीरिया की कमी हो गई तो ये आपके ब्रेन को हैक कर लेता है, और ये आत्महत्या जैसी चीज़ों को कराने के लिए, या बड़े बड़े एडवेंचरस, या एक ही जगह पर आपने सारा पैसा लगा दिया शेयर में, या आप गाड़ी चला रहे हैं 200 की स्पीड से, बाइक चला रहे हैं, जो मरने के काम हो रहे हैं। याद रखिएगा, ये हैक्ड ब्रेन का काम है। कभी आप सोच सकते हैं? याद रखिएगा, इट इज़ द गट बैक्टीरिया जो आपके रिश्तों को, आपके पैसे को, आपके डिसीजन को
हर टाइम आपको आई मीन प्रभावित कर रहे हैं। और ये गट बैक्टीरिया सिर्फ गट के ऊपर नहीं है, ये आपकी पूरी स्किन के ऊपर है। आप क्या खा करके आए ब्रेकफास्ट में, आपने बताया? मैं तो बहुत कुछ खाता हूँ लेकिन मैं बहुत कम खाता हूँ। नहीं, आप आज क्या खा कर आए? आज मैं क्या खा के आया हूँ? हाँ। सुबह देखिए मैं आज एक तो मैंने पपाया खाया है, ठीक है ना। हाँ। जैसे ही मैं आपके लिए चल रहा था तो मुश्किल से 2 मिनट में मेरी मेड ने तैयार कर रखा था, तो मैं 2-4 टुकड़े, उसके साथ में एक आई मीन चिया सीड और फ्लैक्स सीड जो मैंने रात भिगोए थे अपने लिए, ये मैं अपने आप काम करता हूँ, उसे खा कर आया हूँ। इसके अलावा और कुछ भी नहीं। भूख नहीं लग रही आपको अभी तक? नहीं, भूख तो देखिए, भूख का टाइम तो मेरा 2 बजे के करीब होता है। अच्छा। हाँ, वो कंडीशनिंग हो जाती है। लेकिन याद रखिएगा, जब भी आपको भूख लगती है तो यह एक मज़ेदार फीलिंग है। जब आपको भूख लगती है तो आपकी बॉडी, इसे हम ऑटोफैगी कहते हैं, आपकी बॉडी 5 बड़े काम करती है। क्या आप जानते हैं? कौन से 5 बड़े? पहला काम करती है कि वह अपने आप को सर्वाइव करने के लिए अपनी बैड सेल्स को या डैमेज्ड सेल को खाती है। भूख लगती है उस टाइम पे? जी हाँ, पहला काम ये करती है। तो जब भी आप ये कह रहे हैं कि मुझे डैमेज सेल निकलवाने के लिए सलून वालों को 1600 रुपए देने हैं स्किन के, तो याद रखिएगा वो पता नहीं निकले ना निकले और नए केमिकल्स आपकी बॉडी में चले जाएं। ओके, ठीक है ना, इसका नहीं पता। लेकिन अगर आप ऑटोफैगी करते हैं तो आपकी बॉडी, आपकी सेल अपने ही डैमेज्ड पार्ट को खा लेती है और आप डैमेज्ड पार्ट से बच जाते हैं। दूसरा, अब उसके बाद भी आप खाना नहीं खाते तो फिर वो आपके वायरस और बैक्टीरिया को खाती है। तीसरा, अभी भी नहीं खाया तो उसके बाद वो कैंसर सेल को खाती है। अच्छा। चौथा, अभी भी नहीं खाया तो अब आपके फैट सेल को खाती है एंड यू स्टार्ट बिकमिंग स्लिम। और मैं आपको बताऊं, अगर आपने 2 या 3 बार ऐसा 2-3 दिन के लिए कर लिया तो तीसरे दिन यू फील लॉट ऑफ एनर्जी। याद रखिएगा। और इसके अलावा जो और चीज़ें हैं वो तो मैजिकल हैं कि भाई आपके ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन डेवलप होते हैं, ठीक है ना। और आपका सबसे बढ़िया बात है, जब आप ऑटोफैगी करते हैं, जैसे मैंने बताया, तो BDNF, ब्रेन ड्राइव्ड न्यूरोट्रोपिक फैक्टर्स, जो आपके लिए पॉजिटिव केमिकल्स हैं, उनका आई मीन बहुत बढ़िया रिलीज होते हैं और आपकी ब्रेन सेल डेवलप होती हैं। मतलब भूखे रहने के फायदे बता दिए आपने। तो भूखे रहने के फायदे हैं। नुकसान नहीं इसके? नहीं, नुकसान बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल नुकसान नहीं है। इतना जरूर है कि अगर आप ज़्यादा खा रहे हैं तो उसके नुकसान में बहुत सारे गिनवा सकता हूँ, विद रेफरेंसेस इंक्लूडिंग एल्जाइमर जैसी बीमारियाँ। ओके, मतलब भूखे रहने के फायदे। मैं तो सोचता कि मैं भूख लगती है तो कई बार ऐसा सिचुएशन होती नहीं कि तुरंत खाना खा पे, तो मुझे बुरा लगता है अंदर से कि यार भूख लग रही है, बॉडी में पता नहीं एसिड निकल रहा है, आते जलेगी उससे और खाना खा लेना चाहिए, तो मैं नहीं खा रहा हूँ। तो आपने बिल्कुल इसका अपोजिट बता दिया मुझे आज। देखिए, आपका एसिड निकल रहा है, उसके लिए आप खाना खा रहे हैं, तो फिर तो आप ट्रैप में आ चुके हैं। आप तो ट्रैप में आ चुके हैं। आप ये कहिए कि एसिड बिना मतलब निकल रहा है, जबकि एसिड का कोई टाइम नहीं था। एसिड इसलिए निकल रहा है बिकॉज यू आर नॉट हैप्पी एट योर माइंड। ओके। अच्छा, आपने स्किन की बात की थी कि जब भूखे रहते हो तो बॉडी आपकी डेड स्किन सेल को भी खा जाती है, और उससे स्किन की हम बात करते हैं। और आपके मैंने कुछ वीडियो देखे जहाँ पर आपने कहा कि स्किन पर मैं कुछ नहीं लगाता। आप साबुन भी यूज़ नहीं करते इनफैक्ट? नहीं, कभी साबुन यूज़ नहीं किया? मुझे कितने सालों से यूज़ नहीं कर रहे आप? मुझे 1 साल और आज 20 दिन हो गए हैं साबुन लगाए हुए। और शैम्पू, क्रीम, मॉइस्चराइजर, सनस्क्रीन कुछ भी नहीं? सनस्क्रीन कोई नहीं, मॉइस्चराइजर कोई नहीं है, नाइट क्रीम कोई नहीं है, गोरा बनने वाली कोई क्रीम नहीं है। शैम्पू बस महीने में 1 बार इतना सा कि 1-2 बूंद डाली और ऊपर लगा के एकदम पानी डाल दिया ताकि वो मेरे स्कैल्प तक ना जाए। अच्छा। और वो सिर्फ धूल निकाल दे। तो फिर नहाते किससे आप बिना साबुन से बॉडी वॉश की? देखिए, जो ग्रोइन एरिया है वहाँ पर थोड़ा सा यूज करने के बाद मैं और जगह नहीं करता। और मैं सिर्फ ये मानता हूँ कि एक बढ़िया सा टावल लेता हूँ मैं, ठीक है ना, और अपने पानी में मैं सी सोल्ट डालता हूँ, जो एक मैजिकल प्रोडक्ट है मेरे लिए, ठीक है ना। आज भी 2 चम्मच मैंने पानी में डाल दिया। कई बार मैं कहता हूँ कि पानी में डालकर लगा लेते थे, लेकिन सर्दियों में देर तक आप नहीं रह सकते। सी सोल्ट, समुद्री नमक, जो अच्छा नॉन रिफाइंड होता है, इट हैज़ मोर देन 70 गुड मिनरल्स जो हमें चाहिए। कई बार लोग कहते हैं ना कि दूध में कैल्शियम होता है, लेकिन हड्डियों के लिए अच्छा, तो हड्डियों के लिए तो बोरोन भी अच्छा होता है। कहाँ से ले रहे हो? मैग्नीज भी अच्छा होता है। आपके पास 70 से ज़्यादा आपको चाहिए ट्रेसेस आपकी हड्डियों के लिए, तो वो सिर्फ सी सोल्ट देता है। तो मैं सी सोल्ट डालकर बढ़िया तरीके से पानी डालकर और फिर एक कपड़े से बॉडी को बढ़िया तरीके से रब करता हूँ। परेशानी हो कि बरसात का मौसम है, उमस से चिपचिपाहट हो रही है, जैसे आपको मन नहीं होता कि थोड़ा फेस वॉश करके थोड़ा क्लीन कर? मुझे तो नहीं हुआ, लेकिन हो सकता है कि ये जो कि आपकी स्किन ऑयली है, तो इसमें क्या नुकसान क्या है भाई ऑयली थे? तो ऑयल अगर मान लो कि कल का भी ऑयल हमारी स्किन पर है तो वो तो अजीब सा नहीं लगेगा? ऐसा कल का स्किन, याद रखिएगा, आपकी स्किन हर टाइम अपने आप को रिन्यू करती रहती है। आप 1000 बार से ज़्यादा अपनी स्किन को बदल लेते हैं पूरी लाइफ में। 1 महीने जो आप स्किन के ऊपर मैल उतारते हो वो मैल नहीं होता,
याद रखिएगा वो स्किन ही होती है। अच्छा। कभी आप स्किन की पूरी हिस्ट्री को पढ़िएगा। लेकिन अगर लगाने की बात करते हैं तो मैं आपको रेफरेंस दे रहा हूँ, अगर आप ये इन केमिकल्स को लगाते हैं तो आप अपने लीवर को ख़राब कर रहे हैं। लीवर, स्किन पे लगाने से लीवर का क्या कनेक्शन? यस, वेरी ट्रू। जब आप किसी चीज़ को खाते हैं, किसी केमिकल को खाते हैं, तो पहली बात तो है कि आपके मुंह के एंजाइम्स उसको थोड़ा बहुत न्यूट्रलाइज कर लेते होंगे। फिर आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, उसके बाद आपकी छोटी आंत है, छोटी आंत के बाद में आपकी लाइनिंग है, उसे बचा लेगी। फिर बड़ी आंत के भी बैक्टीरिया, उसके बाद वो ब्लड में जा रहा है। लेकिन जब आप स्किन पर डायरेक्टली लगाते हैं तो वो डायरेक्टली आपके ब्लड में जा रहा है, और वो पोर्टल नर्व के द्वारा, पोर्टल वेन के द्वारा आपके आई मीन लीवर को बिना मतलब ये सारे केमिकल जा रहे हैं। अगर आप अपनी लीवर को डिटॉक्स करना चाहते हैं तो मैंने डॉक्टर मिंडी पल्स की किताब पढ़ी, उसका नाम है रिसेट फैक्टर। इट्स ए पॉपुलर बुक, एवरीबडी मस्ट रीड इट। उसके बाद आप अपने गट की कीमत को समझेंगे। तो उसने कहा कि अगर आप अपने लीवर को बचाना चाहते हैं तो कुछ दिनों के लिए आप स्किन पर कोई भी केमिकल ना लगाएं, क्योंकि वह डायरेक्टली आपके ब्लड में जाकर आपके लीवर को अननेसेसरीली तंग कर रहा है। क्योंकि लीवर के पास हो सकता है कि उन इतने केमिकल्स को मेटाबोलाइज करने का कोई सिस्टम ना हो। यद्यपि हमारे बहुत सारे केमिकल्स को हमारा लीवर मेटाबोलाइज कर लेता है, पर अभी भी क्या आप जानते हैं कि 11,000 से ज़्यादा ऐसे केमिकल्स हैं जिनको हम स्किन से और अपने बालों से, आई मीन स्किन से हम अपनी बॉडी के अंदर ले जाते हैं। मैं इतनी बात बता रहा हूँ कि जब से मैंने इनको लगाना बंद किया है, क्यों बंद किया उसका एक रीज़न था, बिकॉज आई वॉन्ट टू डेवलप माई बैक्टीरिया ऑन माई स्किन। क्या आप जानते हैं कि आपके 98% जो बैक्टीरिया उसे कौन मारता है? चारों तरफ से मुझे बैक्टीरिया मिल रहे हैं बेकार के। वो सबसे पहले वो कहाँ आएंगे? मैंने आपके हाथ में लाया तो कहाँ पर आएगा? पहले स्किन पर आएगा। याद रखिएगा 98% जो हमारी इम्यूनिटी है वो हमारी स्किन के ऊपर है। अच्छा, यानी कि ये गुड बैक्टीरिया जो बैड बैक्टीरिया को मारेंगे। उसके बाद वो हमारी नाक से या आंखों से या मुंह से वो हमारे बैक्टीरिया हमारे अंदर जाएंगे। वहाँ पर भी अगर आपने माहौल ख़राब किया हुआ है, बहुत ज़्यादा बेकार का टूथपेस्ट आप यूज़ करते हैं जिसमें केमिकल्स हैं, तो आपके यहाँ के भी बैक्टीरिया आपने ख़राब कर दिए। अब वो आपके पेट में चला जाएगा, पेट में जाकर वो अपना काम करना शुरू कर देगा आपके ब्लड में जाकर। लेकिन अगर आपके पास खूबसूरत स्किन के ऊपर ही बैक्टीरिया है, आप यकीन नहीं करेंगे कि बहुत सारे लोगों को आपने देखा होगा कि वो बहुत सारी साबुन भी यूज़ करते हैं, उसके बाद वो डियो भी लगाते हैं बगल में, और उसके बाद भी 2 घंटे के बाद वो कहते हैं यार बदबू आ रही है। पता है ये बदबू कहाँ से आ रही है? बिकॉज आपने बैड बैक्टीरिया को तो ख़त्म नहीं किया अपनी साबुन से, क्योंकि साबुन वाले खुद ही कहते हैं यह 98% बैक्टीरिया को समाप्त करता है। कौन से वालों को? अच्छे वालों को कि खराब वालों को? उन्होंने ये नहीं बताया। तो बैड बैक्टीरिया की बदबू है। ठीक है ना। मैंने 3-4 महीने पहले अपनी आई मीन आर्म पिट पर भी साबुन लगाई। फिर मैंने एक किताब को पढ़ा, उन्होंने कहा कि योर गुड बैक्टीरिया लिव्स इन योर आर्म पिट, और ये वो बैक्टीरिया हैं जो आपकी पूरी तरह से आर्म पिट की बदबू को ख़त्म कर सकते हैं, क्योंकि ये यहाँ पर डेवलप होने चाहिए। अच्छा। एंड देन आई स्टॉप्ड इट ऑल्सो। तो डेवलप करने के लिए आपने ये चीज़ हटा दी? मैंने सारे केमिकल हटा दिए अपनी लाइफ से। ओके। हाँ, और मैं कमाल की बात यह है कि अगर आप हाइजीन हाइपोथेसिस को पढ़ें, 1980 में एक रिसर्च हुई है जिसका नाम है हाइजीन हाइपोथेसिस। पता है हम आज इतने बीमार क्यों पड़ रहे हैं, हमें ऑटो इम्यून क्यों हो रही है हमारे नए बच्चों को? अब 70 साल पहले ऑटो इम्यून डिजीज़ नहीं थी, 70 साल पहले उतना कैंसर नहीं था, 70 साल पहले उतनी एलर्जीज नहीं थी। पता है इसका रीज़न क्या है? क्योंकि वी आर नॉट एक्सपोज टू द डर्ट नाउ। हम एक्सपोज ही नहीं कर रहे अपने आप को आई मीन गंदगी के साथ। जब बच्चा पैदा होता है, कभी भी जब वो पैरों से चलता है तो देखिएगा वो दूर भाग के कहाँ जाता है? मिट्टी में जाता है हमेशा। यह एक डिवाइन प्रोसेस है। और जो भी उसके हाथ में आता है वो कहाँ क्या करता है? उसका खेलता है कि मुंह में देता है? खाता है ना। पता है, याद रखिएगा यह एक डिवाइन प्रोसेस है। अच्छा। क्यों करता है ऐसा? क्योंकि जब वह उस चीज़ को मुंह में देता है तो उस पर हजारों लाखों करोड़ों तरह के बैक्टीरिया होते हैं, और जैसे वो मुंह में देता है तो इमीडिएटली उसकी जो इम्यूनिटी है वो उनको पहचानना शुरू कर देती है और अपने एंटीबॉडीज बनाती है। एंटीबॉडीज बनाने में और उन बैक्टीरिया को न्यूट्रलाइज करने में कई बार उसको बुखार होता है। यह एक बहुत डिवाइन प्रक्रिया है। इस बुखार को कभी भी एकदम से दवाइयों से नहीं उतारना चाहिए। अच्छा। क्योंकि उस समय उसकी इम्यूनिटी डेवलप हो रही है पूरी लाइफ के लिए। उसकी इम्यूनिटी पहचान लेगी कि ये बैक्टीरिया मेरे दुश्मन है, इनको मारने के लिए ये मैंने फौज तैयार कर लिया। अब गड़बड़ ये होगी कि आज हम आई मीन स्टरलाइज्ड माहौल में रहते हैं। हमारी जो आप कह सकते हैं कि फ्लोर्स वो वहाँ पर आई मीन केमिकल के पोछे लग रहे हैं, सैकड़ों बार हम हाथ धो रहे हैं, हमारी टेबल सारी ऐसी है। ठीक है ना। हम इतने स्टरलाइज्ड हो गए कि हमारी इम्यूनिटी को यही नहीं पता है कि मुझे किससे एक्सपोज होना है।
और ऐसे में आप एक दिन बड़े होकर पीनट खा लेते हैं और एकदम से आपको एलर्जी हो जाती है। जो भी आप खा रहे हैं एलर्जिक हो रहे हैं। आप हाइजीन हाइपोथेसिस को पढ़िएगा, उसमें यह माना गया है कि वी शुड बी एक्सपोज टू द डर्ट। हमें उन खेतों में खेलना चाहिए, हमें उन पशुओं के साथ गले लगना चाहिए जिनको हम पालते हैं, ठीक है ना। हमें वो बेसिकली कई बार मूली गाजर खेत में से ऐसे फाड़ कर ऐसे झाड़ कर बगैर धोए खा लेनी चाहिए। अच्छा, स्किन के लिए आप यूज़ नहीं करते, और अगर कोई आपसे जानना चाहे कि वो स्किन केयर आपसे सीखना चाहता है तो फिर आप उसको क्या एडवाइस देंगे? पहले तो लगाना बंद करें ये चीज़ें, तो फिर इसका अल्टरनेटिव क्या? सिंपल सी बात है भाई, अल्टरनेटिव का तो मुझे इतना पता है कि आज तो नहीं किया, कल मैं अपना 44 सूर्य नमस्कार लगाए मैंने पहले, ठीक है ना। उसके बाद मैं धूप में लेट गया और पपाया का जो छिलका था मैंने पूरे पपाया के छिलके को चेहरे पर लगाया, धूप में लेट गया, बाकी छिलके को मैंने पैरों पर लगाया, ठीक है। और उसके बाद मैं अपना नहा लिया सी सॉल्ट के पानी में। मुझे तो और लगता नहीं कि इसके अलावा और कोई ज़रूरत है, क्योंकि आपकी स्किन तो कंप्लीट है। जब ये चीज़ें नहीं थी तब भी तो हमारे बुजुर्ग बहुत खूबसूरत भी तो रहा करते थे। कितने दिनों से आपने साबुन का और ये इस्तेमाल किया है? 1970s में आपको शैम्पू का नहीं पता था, याद रखिएगा। 1970s में आपको शैम्पू का नहीं पता था। हाँ, क्योंकि मैं उस टाइम पर था 70s में। मुझे इतना पता है कि 73-74 में मैं एक बार दिल्ली में गया था, तो तब मुझे इंट्रोड्यूस हुआ था कि पता है ये जो कितने अच्छे से बाल ऐसे होते हैं, इनमें शैम्पू लगता है। आई सेड व्हाट इज़ दैट? तो पहली बार मैंने तब सुना था, और मैं गांव में तो किसी को शैम्पू लगाते हुए देखा था। सही बात तो ये होती थी कि हमारे पास तो वहाँ पर एक ही टावल होता था 5-6 लोगों का। शायद वी यूज टू शेयर लॉट ऑफ बैक्टीरिया, इसलिए जितने भी बच्चे ज़्यादा सिबलिंग्स के साथ खेलते हैं खानदान में, उनको सबसे कम ऑटो इम्यून और दूसरी बीमारियाँ होती हैं, क्योंकि उनके पास बैक्टीरिया का डाइवर्सिफिकेशन बहुत ज़्यादा होता है। ओके, तो ये फालतू चीज़ लगाना बंद कर देनी चाहिए। मुझे तो नहीं लगता, क्यों आप अपने लीवर को खराब कर रहे हो। ओके, वैसे मैं एक बात कहता हूँ, अगर मैं थोड़ा कम भी ज़्यादा गोरा नहीं हूँ या मैं कम गोरा हूँ, तो भैया जिसे प्यार करना होगा वो इस शक्ल से भी कर लेगा, ठीक है ना। दूसरे का प्यार पाने के लिए मैं अपनी चमड़ी और अपनी लीवर को खराब करूँ, तो ऐसा प्यार का फ़ायदा ही क्या रहा। सही है। अच्छा, हम बात कर रहे हैं कि शरीर में जो बीमारियाँ होती है, हम यहाँ से यहाँ जा रहे हैं कि यहाँ का इम्पैक्ट यहाँ पड़ता है। हाँ, क्या यहाँ का इम्पैक्ट यहाँ पड़ता है? पूरी तरह से, एग्जैक्टली यही तो मैं कह रहा हूँ। आपका गट और आपका माइंड दोनों कनेक्टेड है वेगस नर्व से। तो भाई कई बार तो एक्सटर्नल फैक्टर होते हैं, जैसे कि पास्ट का कोई सेटबैक हो, ब्रेकअप हो गया, फिर पेनफुल मेमोरीज है, उनके थ्रू जो स्ट्रेस कनेक्ट होता है उससे हमारा इधर इम्पैक्ट पड़ रहा है। हाँ। अब क्या स्ट्रेस और बिना मतलब की टेंशन भी फुट से आती है फिर? यस, गट आपके माइंड को स्ट्रेस रखता है। फॉर एग्जाम्पल, बिना मतलब का वो। हाँ, आप यूँ समझिए कि आपके माइंड में कुछ गलत चल रहा है, तो वेगस नर्व, हमारे पास एक नर्व है जो सबसे बड़ी नर्व है, उसका नाम है वेगस नर्व। वह वेगस नर्व की खास बात यह है कि उसके 80% जो सेल्स हैं वो बॉडी की इंफॉर्मेशन माइंड को देती हैं, और 20% है जो माइंड की इंफॉर्मेशन को बॉडी को देती हैं। तो जब भी आपके माइंड में कोई भी तनावपूर्ण सिचुएशन पड़ी है, चाहे वो पेनफुल मेमोरी पड़ी है, बेकार के ट्रिगर पड़े हैं, बेकार के आपके फोबियाज पड़े हैं, तो सिर्फ वो आपके गट को ही परेशान नहीं करती, वो आपके लीवर को भी करती है, वो आपके किडनी को भी करती है, वो आपके पैनक्रिया को भी सभी जगह करती है। इसके एक दूसरी बात यह है कि अगर आपका गट चूँकि बाहर से एक्सपोज्ड है, हमेशा आप खाने से एक्सपोज कर रखा आपने अपने गट को, तो मान लेते हैं आपने कोई ऐसा खाना खा लिया जो आपके डाइटिशियन ने लिख दिया, अजीब बड़ा अच्छा है, इसके 100 गुण हैं, ठीक है ना, पर वह आपके गट के सेंसर्स के लिए अच्छा नहीं है और वो रिएक्टिव जोन में पहुंच गए, तो वो इमीडिएटली 80% जो नर्व सेल हैं आपकी वेगस की, वो आपके दिमाग को बर्बाद कर देंगी। इसीलिए जो आप कई बार लोग कहते हैं ना, मेरा दिमाग खराब हो रहा है, मेरा दिमाग खराब हो गया, मैं कहता हूँ तेरा गट खराब है। गट खराब है, ठीक है ना। तेरा दिमाग खराब है, दिमाग तो खराब है, लेकिन तेरा यहाँ वाला दिमाग खराब है, यहाँ वाला दिमाग खराब है, ठीक है ना। तो याद रखिएगा, आपका खाना भी इंटरनल स्ट्रेस पैदा करता है अगर वो आपके लिए नहीं बना है। उस खाने के आपको गुण बता दिए गए बेचने वाले ने, पर उसने ये नहीं बताया कि भाई ये आपका सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस होगा कि आपका इस गट इसको लाइक कर रहा नहीं कर रहा, बहुत सारी चीज़ें कई। और फिर दूसरी तरफ वही आदमी कहता है किसी के लिए बैंगन पच, किसी के लिए अपच। भाई किसी के लिए अपच है तो फिर आपने ये कैसे कह दिया कि ये चीज़ सबके लिए बढ़िया होगी? ये तो आपका ब्रेन बताएगा, और वो तरीका मैंने बता दिया कि कई बार आप किसी भी चीज़ को खाने के बाद
25 मिनट बाद आंख बंद करके सिर्फ 2-3 मिनट के लिए बैठ जाएं और ये आपको बता देगा ये चीज़ गलत खा ली है, यानी कि वो फीलिंग को पिक्चर में बदल देगा। अच्छा, एग्जैक्टली ट्रांसडक्शन मशीन है हमारी माइंड और बॉडी। ओके। सो सर, हमारा यहाँ पर पॉडकास्ट ये ख़त्म होता है। हमने ब्रेन के बारे में बात की, इस ब्रेन के बारे में बात की, लीवर के बारे में बात की, डाइजेशन, डिटॉक्स कैसे करें बॉडी को, दिमाग तेज कैसे करें, क्या अच्छा है क्या बुरा है, और जो डीप गए आप गट ब्रेन के अंदर, मतलब हमारी छोटी आँख तो फिर भी 30 फीट लंबी होती है, आपकी जो बातें वो 100 फीट से ऊपर निकल गई थी उसके बारे में। तो बहुत मज़ा आया आपके साथ पॉडकास्ट करके। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे शो पर आने के लिए। और दोस्तों, डीप कास्ट के इस एपिसोड में इतना ही। हम मिलेंगे किसी और एपिसोड में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। थैंक यू सर।